नमस्कार दोस्तों, RMG क्लासेज में आपका बहुत बहुत स्वागत है। मैं तरुण और अपन ने किया था नया चैप्टर स्टार्ट डी ब्लॉक, जिनके अपन ने इलेक्ट्रॉन विन्यास देख लिए थे। ठीक है, डी ब्लॉक तत्वों को 4 श्रेणियों में बांटा है, 3D, 4D, 5D और 6D श्रेणी। तो आज अपन अपने जो सिलेबस में है 3D श्रेणी, उसके बारे में और ज़्यादा डिटेल से बात करेंगे। ठीक है, तो यहाँ पे मैंने टॉपिक का नाम लिख दिया है भाई, कौन सा, डी ब्लॉक तत्व, जिनके 3D श्रेणी मेरे सिलेबस में है, तो इस पे अपन ज़्यादा फोकस करेंगे। ठीक है, तो अपन ने देखा जो 3D श्रेणी है उनके तत्व कौन कौन से, स्कैंडियम, टाइटेनियम, वेनेडियम, क्रोमियम, मैग्नीज, आयरन, कोबाल्ट, निकल, कॉपर और जिंक। ठीक है, चलो, और इनके परमाणु क्रमांक क्या थे मेरे, 21, 22, 23, 24, 25, 26, 27, 28, 29 और 30। तो देखो एग्जाम में एक बार क्वेश्चन आया था कि डी ब्लॉक की एक श्रेणी में कितने तत्व होते हैं, कितने तत्व होते हैं। क्वेश्चन था कि डी ब्लॉक की एक सीरीज में कितने नंबर ऑफ एलिमेंट होते हैं। तो इसका पहला ऑप्शन था 8, दूसरा ऑप्शन 6, तीसरा ऑप्शन 10 और चौथा ऑप्शन था 14। तो बताओ इसका आंसर क्या होना चाहिए भाई। मेरे हिसाब से आपका मेरे हिसाब से सब लोगों का आंसर आ गया होगा कि सर डी ब्लॉक की एक श्रेणी में कितने तत्व दिख रहे भाई, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 और 10। तो डी ब्लॉक की एक श्रेणी में कितने तत्व होते हैं, 10। ये भी एक बार क्वेश्चन पूछा गया है भाई, किसी को कोई दिक्कत नहीं होनी चाहिए। फटाफट से इस क्वेश्चन को कॉपी पेस्ट कर दो भाई, फटाफट से इसको लिख दो भाई, फिर चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। ठीक है, यहाँ तक हो गया होगा अपन। फिर इनका क्वेश्चन आता है इलेक्ट्रॉनी विन्यास से। कहाँ से, इलेक्ट्रॉनी विन्यास से। तो अपन एक बार फिर से फटाफट से इनके इलेक्ट्रॉनी विन्यास को रिवाइज कर लेते हैं फटाफट से। ठीक है, जैसे स्कैंडियम का ट्रिक भी बताई थी, इनका परमाणु क्रमांक याद रखो। क्या, परमाणु क्रमांक याद रखो, उससे अपने आप आंसर आएगा। परमाणु क्रमांक कितना आ रहा है, 21, लास्ट में एक नंबर आ रहा है, तो क्या 3D और किस में इलेक्ट्रॉन बनने, 4s में। किस में, 3D और 4s में। तो यहाँ पे एक आ रहा है, तो D में कितने इलेक्ट्रॉन दे दो, 1, और 4s में कितने, 2। इसी प्रकार टाइटेनियम का क्या हो जाएगा, परमाणु क्रमांक 22। तो बताओ यहाँ पे नंबर कितना दिख रहा है, 2। तो 3D में कितने इलेक्ट्रॉन दे दो, 2, और 4s में कितने इलेक्ट्रॉन, 2। इसी प्रकार नेक्स्ट होगा मेरा वेनेडियम। कौन सा, वेनेडियम, परमाणु क्रमांक कितना हो जाए इसका, 23। तो बताओ इसका आंसर होना चाहिए, अब बोलोगे सर यहाँ पे 3 आ रहा है, तो डी में कितने इलेक्ट्रॉन, 3, और ये 4s2। चलो नेक्स्ट क्या आएगा, क्रोमियम 5 स्टार वाला। कौन सा है भाई, क्रोमियम 5 स्टार वाला भाई। इसी साल का क्वेश्चन था भाई, जेट 2020 का क्वेश्चन। क्रोमियम परमाणु क्रमांक क्या होना, 24। हिसाब से क्या आना चाहिए भाई, 3D4 4s2, जबकि ऐसा देखने को नहीं मिलता। क्या आएगा, 3D5 4s1। कितनों को भाई समझ में आ गई ये बात। यही क्वेश्चन था मेरा जेड 2020 का भाई। ठीक है, फटाफट से यहाँ तक अपन ने लिख लिए थे। चलो अपन आगे बढ़ते हैं, वेनेडियम तक अपन ने क्रोमियम तक कर लिए भाई। ठीक है, अब किसकी बारी आई, मैग्नीज की। किसकी, मैग्नीज की। यहाँ पे कोई अपवाद नहीं है, परमाणु क्रमांक इसका 25। तो क्या आएगा, 3D5 और 4s2। इसी प्रकार Fe आयरन, परमाणु क्रमांक 26। तो यहाँ पे कितना है, 6। तो कितना आ जाएगा, 3D6 और 4s2। इसी प्रकार कोबाल्ट, क्या आ जाएगा, कोबाल्ट परमाणु क्रमांक 27, लास्ट में नंबर 7 दिख रहा है भाई। तो क्या आएगा, 3D7 4s2। अगला आ रहा है मेरा निकल। कौन सा, निकल भाई, क्या आएगा, परमाणु क्रमांक 28। क्या आएगा, 3D8 और 4s2 भाई। चलो फटाफट यहाँ तक लिख लो एक बार भाई, लिख लिया अपन ने यहाँ तक। तो यही ट्रेंड मिल रहा है भाई कि 5 आ रहा है तो डी में 5, 6 आ रहा है तो डी में 6, 7 आ रहा है तो 7, 8 आ रहा है तो 8 दे दो भाई। 2 अपवाद है, कौन कौन से, क्रोमियम और कॉपर। मेरा फटाफट से यहाँ तक हो गया होगा मेरे से। तो यहाँ तक तो अपन ने कर लिया भाई। अब किसका भाई, कॉपर 5 स्टार वाला भाई। फिर से कौन सा, कॉपर 5 स्टार वाला है, कॉपर 5 स्टार वाला भाई। क्या हो जाएगा इसका इलेक्ट्रॉन विन्यास भाई, परमाणु क्रमांक क्या हो जाएगा इसका, 29,
तो इलेक्ट्रॉन विन्यास होना क्या चाहिए 3d9 4s2, जबकि ऐसा देखने को नहीं मिलता। क्या देखने को मिलता है 3d10 4s1 भाई। कई बार एग्जाम में सीधा पूछा गया है। और लास्ट वाला जिंक क्या हो जाएगा, परमाणु क्रमांक 30 और क्या हो जाएगा 3d10 और 4s2 भाई। कितनों को ये बात समझ में आ गई भाई? फटाफट से जिसको भी आई हो बता देना भाई कमेंट सेक्शन में। तो ये चीज तो अपन ने लास्ट वीडियो में ही कर ली थी भाई, ठीक है। तो यहां से अब देखने को मिलता है, अब देखो मैं शॉर्ट में वापस बता देता हूँ, ठीक है इनको। चलो भाई, डी में कहां से कहां तक इलेक्ट्रॉन आ रहे भाई? डी में यहाँ पे D1 आया, यहाँ पे D2 आया, यहाँ पे D3, यहाँ पे D5, यहाँ पे D वापस 5 भाई। यहाँ पे कितना आया मैग्नीज में D5, यहाँ पे वापस D में 6, यहाँ पे D में 7, D में 8, यहाँ पे D में 10 और यहाँ पे भी D में 10। तो भाई कई बार एग्जाम में क्वेश्चन पूछा गया है कि डी ब्लॉक तत्वों का सामान्य इलेक्ट्रॉनिक विन्यास, क्या सामान्य इलेक्ट्रॉनिक विन्यास क्या होता है भाई? सामान्य इलेक्ट्रॉनिक विन्यास काफी 5 स्टार वाला पॉइंट है। कई बार एग्जाम में सीधे सीधे क्वेश्चन पूछे गए हैं यहाँ से भाई कि डी ब्लॉक तत्वों का सामान्य इलेक्ट्रॉनिक विन्यास। तो कल मैंने आपको बताया था कि डी को कैसे लिखते हैं n-1d। क्या लिखते हैं n-1d। इसमें कहां से कहां तक इलेक्ट्रॉन, 1 से लेके 10 इलेक्ट्रॉन, 1 से लेके 10। और ns में कितने इलेक्ट्रॉन आएंगे 0 से 2 भाई। 0 वाला मैं बता दूंगा। अब देखो एनसीईआरटी ने लिखा है भाई ऐसा, n-1d में 1 से लेके 10 इलेक्ट्रॉन और ns में 1 से 2 इलेक्ट्रॉन। भाई देखो हायर बुक होती है उसमें इस फॉर्मेट में लिखा होता है, जबकि एनसीईआरटी में किस फॉर्मेट में लिखा है, इस वाले फॉर्मेट में। n-1d में 1 से 10 इलेक्ट्रॉन, जबकि ns में 1 से 2 इलेक्ट्रॉन। यहां से भी जेट का क्वेश्चन पूछा गया है, जेट हो बोर्ड हो भाई। देखो बोर्ड का होगा तो क्या होगा, पूछेगा 1 नंबर का क्वेश्चन पूछेगा डी ब्लॉक तत्वों का सामान्य इलेक्ट्रॉन विन्यास लिखिए भाई। तो उसमें आपको आंसर में क्या लिखना है कि n-1d में 1 से 10 इलेक्ट्रॉन और ns में कितने इलेक्ट्रॉन, 1 से 2 इलेक्ट्रॉन भाई। कितनों को ये बात समझ में आ गई? मेरे हिसाब से आप सब लोगों को समझ में आ गई होगी। आपको दिख रहा होगा डी में 1 से लेके 10 इलेक्ट्रॉन आ रहे हैं, जबकि यहाँ पे देखो क्रोमियम में s में कितने इलेक्ट्रॉन थे 1, कॉपर में भी 1, जबकि बाकी सारों में कितने कितने 4s2 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 सब में आ रहे थे। जबकि क्रोमियम में 4s में 1 इलेक्ट्रॉन, जबकि कॉपर में भी 4s में 1 इलेक्ट्रॉन। तो 1 से 2 इलेक्ट्रॉन भाई, ठीक है। तो यहां तक हो गया होगा सबका, मेरे हिसाब से काफी इंपोर्टेंट रहेगा भाई। चलो अब देखते हैं अपन, ठीक है, आगे चलते हैं भाई। तो आपको मैंने कल ट्रिक लिखवाई थी, ये 0 इलेक्ट्रॉन विन्यास किसका आएगा वो भी मैं आपको बता देता हूं भाई। जैसे इसमें आएंगे नहीं पढ़ोगे पिटोगे, तो पैलेडियम, कौन सा पैलेडियम, इसका इलेक्ट्रॉन विन्यास हो जाएगा 3d की जगह यहाँ 4d और 4s की जगह यहाँ पे क्या आ जाएगा 5s। तो 4d में कितने इलेक्ट्रॉन आ जाएंगे 10 और 5s में कितने इलेक्ट्रॉन आ जाएंगे 0। तो ये मेरा जो मैंने अभी लिखा कि n-1d में 1 से 10 इलेक्ट्रॉन और ns में 0 से 2 इलेक्ट्रॉन। तो ये 0 वाला एक ही एग्जाम्पल है भाई, एक ही जो तत्व है पैलेडियम, जिसके s में मतलब ns में कितने इलेक्ट्रॉन होते हैं 0, बाकी सब में किसी में 1 होगा तो किसी में 2 होगा भाई। यहाँ तक कितनों को बात समझ में आ गई? इस वाले इलेक्ट्रॉनिक विन्यास को भी इंपोर्टेंट लिख देना भाई। कई बार BHU और ICR में यहाँ से क्वेश्चन आते हैं भाई। तो यहाँ तक हो गया होगा मेरे हिसाब से सबका, यहाँ तक हो गया भाई यहाँ तक। तो देखो भाई हर एक चीज पे जो इम्पोर्टेंट है वहाँ 5 स्टार आ रहे हैं। पुराने सालों के पेपर देखो, जहाँ 5 स्टार है वहां से क्वेश्चन पक्का आ चुका है भाई, ठीक है। सारी चीजें कवर करने की कोशिश कर रहा हूं भाई। तो यहाँ तक हो गया होगा मेरे हिसाब से, ठीक है। चलो हो गया मेरे हिसाब से। अब देखो मैंने कल लिखाया था कि डी ब्लॉक तत्वों को क्या बोला जाता है, संक्रमण तत्व। क्या डी ब्लॉक तत्वों को क्या बोला जाता है, डी ब्लॉक तत्वों को क्या बोला जाता है, संक्रमण तत्व, ट्रांजिशन एलिमेंट। क्या बोला जाता है, ट्रांजिशन, संक्रमण तत्व, ट्रांजिशन
एलिमेंट क्या, ट्रांजिशन एलिमेंट बोला जाता है। तो कौन कौन से 3 ऐसे तत्व थे, कौन से मेरे, जिंक, कैडमियम और मरकरी थे, वो मेरे संक्रमण तत्व नहीं थे। क्या मेरे संक्रमण तत्व नहीं थे। तो संक्रमण तत्व किन्हें कहा जाता है वो लिखो भाई, ठीक है। तो अगली हेडिंग है मेरा संक्रमण तत्व। क्या है हेडिंग मेरी, संक्रमण तत्व किन्हें कहेंगे अपन। तो फटाफट से लिखो इसके बारे में। नेक्स्ट हेडिंग है मेरी संक्रमण तत्व, यहां पे लिख रहा हूं मैं। नेक्स्ट हेडिंग है मेरी संक्रमण तत्व, इंग्लिश में बोलूंगा इनको ट्रांजिशन एलिमेंट। वे तत्व, क्या हो जाएगी इसकी परिभाषा भाई, बोर्ड के लिए भी इंपॉर्टेंट है और कंपटीशन के लिए भी। वे तत्व संक्रमण तत्व कहलाते हैं, तत्व कहलाते हैं जिनकी मूल अवस्था, अब मूल अवस्था को एक और नाम भी दिया जाता है आद्य अवस्था। क्या, आद्य अवस्था, अच्छे से लिख देता हूं भाई, आद्य अवस्था, इंग्लिश में इसको बोला जाएगा ग्राउंड स्टेट। वापस देखो भाई, वे तत्व संक्रमण तत्व कहलाते हैं जिनकी मूल अवस्था, मूल अवस्था का मतलब होता है भाई, अभी अपन पूरा इसको अच्छे से देख लेंगे, एक बार परिभाषा लिख लेते हैं अपन इसकी, ठीक है, डेफिनेशन लिख लेते हैं कि वे तत्व संक्रमण तत्व कहलाते हैं जिनकी मूल अवस्था या अति सामान्य ऑक्सीकरण अवस्था, ऑक्सीकरण अवस्था, मोस्ट कॉमन ऑक्सीडेशन स्टेट, मोस्ट कॉमन ऑक्सीडेशन स्टेट। क्या हो जाएगी इसकी हिंदी भाई, हिंदी की इंग्लिश क्या हो जाएगी, मोस्ट कॉमन ऑक्सीडेशन स्टेट में डी कक्षक, क्या, डी कक्षक अपूर्ण भरा हो, क्या हो, अपूर्ण भरा हो, वो तत्व क्या कहलाते हैं मेरे, संक्रमण तत्व। अब देखो इस पूरे स्टेटमेंट को अपन अच्छे से देखते हैं भाई, क्या बोला उसने कि संक्रमण तत्व किन्हें कहेंगे, कि वे तत्व संक्रमण तत्व कहलाते हैं जिनकी मूल अवस्था, अब देखो वर्ड आ रहा है मूल अवस्था, क्या, मूल अवस्था, वर्ड आ रहा है भाई मूल अवस्था, मार्कर ही नहीं चल रहा है, ठीक है। क्या है कि वे तत्व संक्रमण तत्व कहलाते हैं जिनकी मूल अवस्था, ग्राउंड स्टेट, इसका मतलब होता है इलेक्ट्रॉन पर ना तो प्लस है, मतलब परमाणु पर ना तो प्लस है और ना ही माइनस है, उस पर उदासीन अवस्था में है भाई, ठीक है। और मोस्ट कॉमन ऑक्सीडेशन स्टेट, जैसे भाई अपन बात करें किसकी, Fe की, तो +2 की होती है, निकल की +2 होती है, उनमें भाई यदि उनके पास डी कक्षक क्या हो गया, अपूर्ण भरा, अपूर्ण भरा, क्या, इनकम्प्लीटली फिल्ड। इसका एक और वर्ड निकाल सकता हूं मैं, क्या, जिसके पास अयुग्मित इलेक्ट्रॉन उपस्थित हो, क्या, डी में अयुग्मित इलेक्ट्रॉन उपस्थित हो, वो मेरे क्या कहलाएंगे, संक्रमण तत्व कहलाएंगे। कहने का मतलब डी पूरा भरा नहीं होना चाहिए, डी पूरा भरा हुआ हो गया तो वो मेरे संक्रमण तत्व नहीं कहलाएंगे भाई। तो संक्रमण तत्व किन्हें कहेंगे, जिनकी मूल अवस्था या मोस्ट कॉमन ऑक्सीडेशन स्टेट में डी कक्षक क्या हो, अपूर्ण भरा, आंशिक रूप से भरा हो, या इनडायरेक्टली वे में कहे तो जिसके पास अयुग्मित इलेक्ट्रॉन होंगे वो मेरे संक्रमण तत्व कहलाएंगे, और जिनके पास अयुग्मित इलेक्ट्रॉन नहीं होंगे वो संक्रमण तत्व नहीं कहलाते हैं। तो फटाफट से इस परिभाषा को कॉपी पेस्ट कर लो भाई, फटाफट से इन परिभाषा को लिख लो भाई। अभी आपको बताता हूं कि जिंक, कैडमियम और मरकरी मेरे संक्रमण तत्व क्यों नहीं है भाई, ठीक है। तो यहां तक तो हो गया होगा मेरे हिसाब से, लिख ली होगी ये परिभाषा कि वे तत्व संक्रमण तत्व कहलाते हैं जिनकी मूल अवस्था या अति सामान्य ऑक्सीकरण अवस्था में डी कक्षक क्या हो, अपूर्ण रूप से भरा हो, तो वो संक्रमण तत्व कहलाते हैं मेरे, ठीक है। तो यहां पे देखो जिंक, कैडमियम और मरकरी, इनके सबके पास जैसे अपन जिंक का इलेक्ट्रॉन विन्यास लिखूं तो क्या आएगा, अभी बताया था थोड़ी देर पहले 3d10 4s2। उसी प्रकार कैडमियम का हो जाएगा 3d की जगह ये 4d10 और 4s की जगह क्या आ जाएगा 5s
2। इसी प्रकार मरकरी, क्या मरकरी 5d10 और 6s2। तो यहाँ पे अपन देखते हैं भाई कि जिंक के बाह्यतम कोश में भाई डी में कितने इलेक्ट्रॉन है 10। अभी यहाँ पे डी में इलेक्ट्रॉन भरना सीखो भाई। यहाँ पे डी में 5 कक्षक होते हैं, 5 ऑर्बिटल होते हैं भाई। सब में कितने, पहले एक एक इलेक्ट्रॉन दे दो, 3 4 और 5। कितने इलेक्ट्रॉन पढ़ने हैं सब में 10, एक तो कितने हो जाएंगे 9 और ये 10। बताओ इनके पास डी कक्षक में कोई भी अनपेड इलेक्ट्रॉन मिल रहा है क्या? नहीं, अनपेड इलेक्ट्रॉन नहीं मिल रहा है। ये क्या है? फुल्ली फिल्ड है, क्या मेरे पूर्ण रूप से भरे हैं। जबकि संक्रमण तत्व कौन कहलाते हैं? जिनमें डी कक्षक क्या हो? अपूर्ण भरा, क्या हो? अपूर्ण भरा। तो वो मेरे क्या कहलाएंगे? संक्रमण तत्व। इसी कारण जिंक, कैडमियम, मरकरी मेरे संक्रमण तत्व नहीं है। संक्रमण तत्व ट्रांजिशन एलिमेंट नहीं है। कितनों कोई बात समझ में आ गई भाई? मेरे हिसाब से ये बात आप लोगों को समझ में आ गई होगी। कभी पूछा जाए एग्जाम में कि जिंक, कैडमियम, मरकरी संक्रमण तत्व क्यों नहीं है, क्या क्यों भाई ट्रांजिशन एलिमेंट जिंक, कैडमियम, मरकरी नहीं है, तो उसका आंसर जाएगा क्योंकि इनके जो डी सब सेल है वो क्या है? फुल्ली फिल्ड भाई। ठीक है, डी सब सेल क्या है मेरे? फुल्ली फिल्ड है। ठीक है, तो यहां तक हो गया होगा आप लोगों का। ठीक है भाई, यहां तक हो गया होगा कि जिंक, कैडमियम, मरकरी संक्रमण तत्व नहीं है। तो कारण क्या जाएगा? इनका रीजन जाएगा क्योंकि इनमें जो डी कक्षक है वो पूर्ण रूप से भरा है, फुल्ली फिल्ड है। हटा दे रहा हूं भाई, सारी चीजें कवर कर रहा हूं भाई। ठीक है, तब देखो एनसीईआरटी में एक लाइन लिखी है कि स्कैंडियम, क्वेश्चन दे रखा है कि स्कैंडियम संक्रमण तत्व ट्रांजिशन एलिमेंट, संक्रमण तत्व ट्रांजिशन एलिमेंट है भाई। ठीक है, इसका कारण दीजिए भाई। उसने पूछा इसका कारण बताइए। क्या दिया उसने? कारण बताना अपन को। ठीक है, कि स्कैंडियम। तो चलो स्कैंडियम का अपन को पता है परमाणु क्रमांक कितना हो जाएगा? एटॉमिक नंबर 21। और इसका इलेक्ट्रॉन विन्यास क्या आएगा? आउटर मोस्ट शेल का 3d14s2। क्या आ जाएगा? 3d14s2। अब देखो 4s तो फुल्ली फिल्ड है, पूरा भरा है। ठीक है, अब 3d, अब डी में कितने सब सेल होते हैं? 5। कितने भाई? 5, 1 2 5। कितने डी में कितने कक्षक होते हैं? 5 ऑर्बिटल। और डी में कितने इलेक्ट्रॉन बढ़ने मुझे? 1 इलेक्ट्रॉन। कितना? 1। तो बताओ ये अनपेड इलेक्ट्रॉन मिल रहा है भाई, क्या अयुग्मित इलेक्ट्रॉन मिल रहा है। इसी कारण ये क्या है? संक्रमण तत्व। उसने क्या बोला कि डी भाई संक्रमण तत्व कौन होते हैं? जिनका डी सब सेल है, डी उपकोश है, वो अपूर्ण रूप से बना होना चाहिए। अपने पास, इनके पास अपूर्ण रूप से भरा है, तो इसी कारण भाई ये क्या हो जाएंगे? स्कैंडियम संक्रमण तत्व हो जाएगा भाई। किसी को कोई दिक्कत नहीं होनी चाहिए। यहां तक हो गया होगा भाई, यहां तक हो गया होगा भाई। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं अपन। पूछ भाई क्यों है स्कैंडियम? क्योंकि इसके पास डी कक्षक अपूर्ण रूप से भरा है, पूर्ण रूप से भरा नहीं है भाई। ठीक है, चलो इसी साल जेट का एक क्वेश्चन पूछा था कि निम्न में से इसी साल का बता देता हूं, जेट 2020 का, निम्न में से क्रोमियम का बाह्यतम कोश का इलेक्ट्रॉनिक विन्यास होगा। क्वेश्चन क्या है कि क्रोमियम का आउटर मोस्ट सेल का इलेक्ट्रॉन कॉन्फ़िगरेशन कौन सा होगा भाई। ठीक है, ऑप्शन दे रहा हूं मैं, 3d4 4s2। सेकेंड ऑप्शन होगा 3d6 4s2। थर्ड ऑप्शन है मेरा 3d5 4s2। और चौथा ऑप्शन है 3d5 4s1। तो अभी मैंने थोड़ी देर पहले ही आपको बताया था कि क्रोमियम का बाह्यतम कोश का इलेक्ट्रॉन विन्यास क्या हो जाएगा? 3d5 4s1। तो आंसर नंबर 4 हो जाएगा मेरा। इसमें कोई दिक्कत नहीं होनी चाहिए भाई। हो गया? तो आपको 2 स्पेशल केस याद रखना है। एक क्रोमियम वाला, उसका क्या हो जाएगा? 3d5 4s1। जबकि कॉपर का हो जाएगा 3d10 4s1।
यहाँ तक भाई सब ये आपको जब भी आपको क्रोमियम नाम आए आपके मुंह से निकलना चाहिए 3d5 4s1। जब भी कॉपर नाम आए आपके मुंह से आंसर आना चाहिए 3d10 4s1। यहाँ तक कोई दिक्कत नहीं होनी चाहिए भाई। ये क्वेश्चन लास्ट ईयर ही पूछा है भाई, काफी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ठीक है। यहाँ तक हो गया होगा। तो अब लिखते हैं भाई ये क्रोमियम और कॉपर में ऐसा इलेक्ट्रॉनिक विन्यास क्यों देखने को मिलता है भाई, अपवाद देखने को क्यों मिलता है भाई। तो यहाँ पे लिखो भाई, हेडिंग लगा दो, क्रोमियम व कॉपर के अपवादित इलेक्ट्रॉनिक विन्यास, ठीक है। हेडिंग क्या है, एक्सेप्शनल इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन ऑफ क्रोमियम एंड कॉपर भाई। तो अपन को पता है क्रोमियम का इलेक्ट्रॉनिक विन्यास हो जाएगा 3d5 4s1, जबकि कॉपर का इलेक्ट्रॉनिक विन्यास हो जाएगा 3d10 4s1। तो देखो क्रोमियम के केस में जो आंसर दिया जाता है, क्रोमियम के केस में वहां पे होता है भाई डी में, यहाँ पे कितने इलेक्ट्रॉन है, 3d में 5 इलेक्ट्रॉन, क्या 3d में 5 इलेक्ट्रॉन, 1 2 3 4 और ये 5, ये लिखा मैंने 3d, क्या लिखा है 3d, और यहाँ पे 3d में कितने इलेक्ट्रॉन है 5, जो कि भाई 3d में 5 होते हैं, ये क्या हो जाते हैं हाफ फिल्ड, क्या हाफ फिल्ड, जो कि क्या होते हैं स्टेबल होते हैं, क्या होते हैं स्टेबल, स्थायी होते हैं, क्या होते हैं स्थायी। इस कारण ऐसा इलेक्ट्रॉनिक विन्यास दर्शाते हैं, अर्धपूरित हो जाते, क्या अर्धपूरित, जो कि क्या होते हैं स्टेबल होते हैं। कभी क्वेश्चन आ जाए कि क्रोमियम 3d5 4s1 इलेक्ट्रॉनिक विन्यास क्यों प्रदर्शित करता है, तो आप कहोगे उसका आंसर क्योंकि सर 3d5 होते ही वो कैसा हो जाता है अर्धपूरित, हाफ फिल्ड हो जाता है, जो कि ज्यादा क्या होता है स्टेबल होता है, स्थायी होता है। इसी केस में अगला केस है कॉपर वाला। कॉपर का मेरा आपको पता है 3d10 हो जाएगा, कितना 3d10 भाई, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 और 10। यहाँ पे 3d में कितने इलेक्ट्रॉन आ गए 10। अब ये क्या हो जाएगा, देखो 5 इलेक्ट्रॉन आ रहे हैं तो हाफ फिल्ड हो रहा था, 10 इलेक्ट्रॉन है तो ये क्या हो जाएगा फुल्ली फिल्ड, क्या फुल्ली फिल्ड हो जाएगा, पूर्ण पूरित हो जाएगा, क्या पूर्ण पूरित, और जो कि क्या होता है स्टेबल होता है, क्या स्टेबल होता है, स्थायी होता है भाई, ठीक है। ये बात कितनों को समझ में आ गई। और एक कारण और दिया जाता है कि इनकी जो 3d और 4s में ऊर्जा अंतराल क्या होता है कम होता है, 3d और 4s की जो एनर्जी गैप होता है वो कम होता है। इस कारण 4s का इलेक्ट्रॉन 3d में और 3d का इलेक्ट्रॉन 4s में आसानी से आ जा सकता है। दो कारण दिए जाते हैं। अच्छा कारण, ज्यादा अच्छा सफिशिएंट कारण कौन सा है, ये वाला कि क्रोमियम में D5 आती है वो हाफ फिल्ड होता है और वो क्या होता है स्टेबल, जबकि कॉपर के केस में क्या होता है भाई फुल्ली फिल्ड हो जाता है D10 आने के कारण। तो यहाँ तक मेरे हिसाब से आपको समझ में आ गया होगा। चलो इससे आगे करते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए टेक केयर, बाय बाय।